रात के करीब 10 बजे थे। बैंक से लौटकर नंदिनी अपने कमरे में बैठी मोबाइल की बैंक स्टेटमेंट देख रही थी। सैलरी आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन खाते में बची रकम देखकर उसकी आंखें नम हो गई। उसने एक लंबी सांस ली और अलमारी से अपनी पुरानी डायरी निकाली। उस डायरी के हर पन्ने पर पिछले 3 सालों का हिसाब लिखा था। किस महीने किसके लिए कितने पैसे दिए, किसकी फीस भरी, किसकी किस्त जमा करवाई और किसकी ज़रूरत पूरी की। लेकिन उन पन्नों में कहीं भी नंदिनी की अपनी कोई इच्छा दर्ज नहीं थी। यही सोचते सोचते उसके आंखों के सामने पिछले 3 साल किसी फिल्म की तरह घूमने लगे। दरअसल नंदिनी एक प्रतिष्ठित बैंक में सीनियर क्लर्क थी। मेहनती, जिम्मेदार और अपने काम में बेहद ईमानदार। बैंक में हर कोई उसकी तारीफ करता था। ग्राहक भी उसके व्यवहार से खुश रहते थे और अधिकारी भी उस पर पूरा भरोसा करते थे। लेकिन जिस लड़की को ऑफिस में इतना सम्मान मिलता था, उसी की मेहनत और त्याग की कीमत उसके अपने घर में कोई नहीं समझता था। हर महीने की आखिरी तारीख नंदिनी के लिए किसी त्योहार जैसी नहीं, बल्कि एक नई चिंता लेकर आती थी। जैसे ही मोबाइल पर सैलरी क्रेडिट होने का संदेश आता, उसके चेहरे पर पल भर के लिए मुस्कान जरूर आती, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते वो मुस्कान गायब हो जाती, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी तनख्वाह पर सबसे पहला हक उसका नहीं, बल्कि घर के बाकी लोगों की फरमाइशों का होता था। घर के अंदर कदम रखते ही सास कमला जी सामने आती और कहती, बहू, इस बार अपने जेठ के बच्चों की स्कूल फीस भर देना, उनके पापा का काम थोड़ा मंदा चल रहा है। नंदिनी हमेशा की तरह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती, जी माँ जी। और रात को जब वो पूरे दिन की थकान लेकर कमरे में पहुंचती, तब पति रोहित भी अपनी नई ज़रूरत बता देता। सुनो नंदिनी, कार की 3 किस्तें एक साथ जमा कर दूंगा तो थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। इस बार अपनी सैलरी से एडजस्ट कर लेना। नंदिनी फिर वही मुस्कान ओढ़ लेती और कहती, ठीक है। धीरे धीरे ये ठीक है उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा समझौता बन चुका था। सुबह 5 बजे अलार्म बजते ही उसकी दौड़ शुरू हो जाती। सबसे पहले पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाना, फिर सबके लिए टिफ़िन तैयार करना, घर समेटना, सबको समय पर भेजना और उसके बाद खुद जल्दी जल्दी तैयार होकर लोकल ट्रेन पकड़ना। पूरा दिन बैंक में ग्राहकों की भीड़, फाइलों का दबाव और जिम्मेदारियों के बीच गुजरना। शाम को जब वो थकी हारी घर लौटती, तब भी उसके हिस्से का आराम किसी और के हिस्से के काम में बदल जाता। फिर से रसोई, फिर बर्तन, फिर अगले दिन की तैयारी। सबकी ज़रूरतें उसे याद रहती थी, लेकिन किसी को उसकी थकान याद नहीं रहती। कभी किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि नंदिनी, तुमने खाना खाया, तुम ठीक तो हो? आज बहुत थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। ऐसे शब्द शायद इस घर की शब्दावली में थे ही नहीं। एक दिन बैंक में काम करते करते अचानक नंदिनी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तेज सिर दर्द और चक्कर आने लगे। साथ काम करने वालों ने तुरंत उसे कुर्सी पर बिठाया और डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। लगातार तनाव और थकान की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ रही है। आज घर जाइए और पूरा आराम कीजिए। नंदिनी आधे दिन की छुट्टी लेकर घर पहुंची। उसे लगा शायद आज पहली बार कोई उसकी हालत समझेगा, लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाज़ा खोला, बैठक में बैठी कमला जी अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। नंदिनी को देखते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे बहू, आज जल्दी आ गई। चलो अच्छा हुआ सही समय पर आई है। ज़रा सबके लिए ठंडी ठंडी शिकंजी बना देना,
बड़ी गर्मी है, नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा। माँ जी, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। मैं थोड़ी देर लेटना चाहती हूँ। ये सुनते ही कमला जी का चेहरा उतर गया। हमें भी तो काम करते करते दर्द होता था। हमने तो कभी आराम का बहाना नहीं बनाया। आजकल की लड़कियों को जरा सा काम करो तो बीमारी याद आ जाती है। नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसे अब समझ आने लगा था कि इस घर में उसकी मेहनत दिखाई देती है, लेकिन उसका दर्द नहीं। रात को जब सब लोग खाना खा रहे थे तो नंदिनी ने मेज पर एक डायरी रखी। यह उसके पिछले 3 सालों के खर्चों का पूरा हिसाब था। नंदिनी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, रोहित, इस महीने मैं घर के किसी भी फालतू खर्चे में पैसे नहीं दे पाऊंगी। मेरे पिताजी की पुरानी दुकान की छत गिर गई है और उसे ठीक करवाने के लिए उन्हें कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। इसलिए मुझे पिताजी की दुकान ठीक कराने और माँ के इलाज के लिए मायके पैसे भेजने हैं। फिर जब उनके पास होंगे तो वो वापस लौटा देंगे। यह सुनते ही कमला जी के हाथ से निवाला छूट गया। ये क्या बात हुई बहू? ब्याही हुई बेटी मायके में पैसे भेजेगी, फिर हमारे इस घर के खर्चों का क्या होगा? तुम्हारे जेठ जी के बच्चों की फीस, तुम्हारी गाड़ी की किस्तें। तभी ससुर गोपाल जी ने भी अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, हाँ बहू, शादी के बाद असली घर ससुराल होता है। तुम्हें यहाँ की ज़रूरतों को पहले देखना चाहिए। नंदिनी ने एक गहरी सांस ली और अपनी डायरी खोली। माँ बाबूजी, पिछले 3 सालों से मैंने इस घर के राशन से लेकर जेठ जी के बच्चों की फीस, घर की पुताई और रोहित की कार की किस्तों तक अपनी कमाई का एक एक रुपया लगाया है। इन 3 सालों में मैंने अपने लिए एक नई साड़ी तक नहीं खरीदी। तब किसी को नहीं लगा कि ये सिर्फ मेरा फ़र्ज नहीं है, और आज जब मेरे माता पिता को ज़रूरत है तो मुझे मायके ससुराल का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित ने बात काटने की कोशिश की। नंदिनी, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। बतंगड़ मैं नहीं बना रही रोहित। नंदिनी की आवाज़ में इस बार एक अलग ही मजबूती थी। आज से मेरी तनख्वाह का आधा हिस्सा सीधे मेरे माता पिता के पास और मेरी पर्सनल सेविंग्स में जाएगा। बाकी के आधे हिस्से से मैं घर के ज़रूरी खर्चों में मदद करूंगी। फिजूल खर्ची और दूसरों की जिम्मेदारियां अब मैं अपनी सैलरी से पूरी नहीं कर सकती। कमला जी ने गुस्से में कहा, अगर ऐसा है तो ये घर तुम्हारी शर्तों पर नहीं चलेगा बहू। नंदिनी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, तो ठीक है माँ जी, कल से मैं रसोई का काम भी नहीं करूँगी और घर के खर्चों में भी हिस्सा नहीं लूँगी। आप लोग अपनी समझदारी से घर चला लीजिए। आखिर मेरी कमाई और मेहनत की इस घर में कोई अहमियत तो है ही नहीं। इतना कहकर नंदिनी अपने कमरे में चली गई। 3 दिन तक घर में भारी तनाव रहा। किसी ने नंदिनी से बात नहीं की, लेकिन नंदिनी भी इस बार डरी नहीं। वो समय पर ऑफिस जाती और आकर अपने कमरे में किताबें पढ़ती। ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए नंदिनी अगले 3 दिनों तक पूरी तरह शांत हो गई। उसने ना तो रसोई छुई और ना ही किसी काम में हाथ बटाया। इन 3 दिनों में घर की हालत बदतर हो गई। जेठ जी के बच्चों की स्कूल वैन वाले ने पैसे ना मिलने पर बच्चों को ले जाने से मना कर दिया और वे स्कूल नहीं जा पाए। काम वाले ने राशन के पैसे ना मिलने पर सामान लाने से मना कर दिया। रोहित को खुद चाय बनानी पड़ती। कमला जी के घुटनों के दर्द की दवाई खत्म हो गई थी, जिसे लाने की फुर्सत किसी के पास नहीं थी। चौथे दिन ससुर गोपाल जी ने चिढ़कर रोहित से कहा, तुम सब मिलकर एक कामकाजी और सुलझी हुई लड़की को मुफ्त की मशीन समझ बैठे थे। आज देख लो, उसके बिना ये घर 3 दिन ही नहीं चल पाया। वो हमारे घर की लक्ष्मी थी और हम उसे
सिर्फ एटीएम कार्ड समझ रहे थे। अब सबको अपनी गलती का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। चौथे दिन रोहित को एहसास हुआ कि नंदिनी के बिना ना सिर्फ घर का बजट बिगड़ रहा था, बल्कि घर की रौनक और व्यवस्था भी खत्म हो गई थी। उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ। शाम को रोहित नंदिनी के लिए उसकी पसंदीदा मिठाई और एक सुंदर सी घड़ी लेकर आया। उसने नंदिनी के पास बैठकर कहा, मुझे माफ़ कर दो नंदिनी, हमने हमेशा तुम्हारी कमाई को अपना हक समझा, लेकिन तुम्हें कभी वो सम्मान और आराम नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी। इस घर को तुम्हारे पैसों से पहले तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारे पिताजी के पैसे मैंने अपनी सेविंग से भेज दिए हैं और आगे से तुम्हारी सैलरी पर सिर्फ तुम्हारा हक रहेगा। कमला जी भी कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने आगे बढ़कर नंदिनी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बहू, हमें माफ़ कर देना। अपनी जिम्मेदारियों के बोझ में हम तेरी पहचान ही भूल गए थे। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि अपनी पहचान और सम्मान वापस पाने की खुशी के थे। अब घर का माहौल तो सुधर गया था, लेकिन असल परीक्षा तब होनी बाकी थी, जब ये बदलाव सिर्फ बातों से निकलकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ढलने वाला था। अगले महीने की 30 तारीख आई। नंदिनी के फ़ोन पर फिर से सैलरी का मैसेज आया, लेकिन इस बार उसके मन में कोई घबराहट नहीं थी। शाम को जब वो ऑफिस से लौटी तो उसने देखा कि उसके जेठानी पूजा रसोई में चाय बना रही थी। नंदिनी को देखते ही उसने मुस्कुराकर कहा, आ गई छोटी, हाथ मुंह धोकर आ जा, गर्मा गर्म चाय तैयार है। नंदिनी को ये बदलाव थोड़ा अजीब लगा, पर अच्छा भी लगा। चाय पीते समय ससुर गोपाल जी ने पूछा, नंदिनी बेटा, तुम्हारी माताजी की तबीयत अब कैसी है? अस्पताल से छुट्टी मिल गई उन्हें? तो नंदिनी ने चाय का कप रखते हुए कहा, जी बाबूजी, अब वो काफ़ी बेहतर है। छोटी बहन कह रही थी कि दवाइयाँ असर कर रही हैं। चलो बहुत अच्छा हुआ, गोपाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन नंदिनी ने गौर किया कि जेठानी पूजा के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। वो अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी और फिर अपने पति की तरफ इशारा कर रही थी। दरअसल घर के खर्चे अब जेठ जी और रोहित की कमाई से चल रहे थे। जेठ जी का बिजनेस वैसे ही धीमा था, इसलिए घर के बजट का पूरा भार रोहित पर आ गया था। रोहित ने नंदिनी से वादा तो कर दिया था, लेकिन हर महीने मिलने वाली एक मोटी रकम अचानक बंद हो जाने से उसके लिए हाथ खींचकर चलना मुश्किल हो रहा था। रात को कमरे में आते ही रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, नंदिनी, वो कार का इंश्योरेंस इस महीने ख़त्म हो रहा है। 20,000 रुपये भरने हैं। मेरे पास इस बार पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। क्या तुम? रोहित बात कहते कहते बीच में ही रुक गया। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा और अलमारी से अपना पर्स निकाला। उसने 10,000 रुपये निकाल कर रोहित के हाथ में रखते हुए कहा, रोहित, मैंने कहा था कि मैं घर के ज़रूरी खर्चों में आधी मदद करूंगी। ये इंश्योरेंस का आधा हिस्सा है, बाकी का आधा हिस्सा आप संभाल लीजिए। रोहित ने पैसे तो ले लिए, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसने कहा, नंदिनी, तुम इतनी नाप तोल क्यों करने लगी हो? पहले तो सब कितना आसान था ना। नंदिनी ने बहुत शांति से जवाब दिया, आसान था रोहित, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। पहले जब मैं पूरी सैलरी दे देती थी, तब मेरे पास अपनी बीमार माँ की दवा के लिए पैसे नहीं बचते थे। आज जब मैं आधा बचा रही हूँ, तो मैं अपनी बेटी होने की जिम्मेदारी भी पूरी कर पा रही हूँ और इस घर में अपना योगदान भी दे रही हूँ। रोहित के पास नंदिनी की बात का कोई जवाब नहीं था। अगले दिन रविवार था। दोपहर के समय कमला जी की कुछ सहेलियाँ और रिश्तेदार घर आए हुए थे। सब बैठक में बैठे थे। तभी कमला जी ने जानबूझकर नंदिनी के सामने बात छेड़ी।
क्या बताएं बहन जी, आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं घर को अपना मानती ही कहाँ हैं। अपनी कमाई अलग रखती हैं और घर के खर्चों का पूरा बोझ अपने पतियों पर डाल देती हैं। हमारे समय में तो पति का बटवा और हमारा बटवा एक ही होता था। तभी एक पड़ोसन ने हामी भरते हुए कहा, हाँ कमला बहन, सही कह रही हो। नौकरी करने का ये मतलब थोड़ी होता है कि औरत घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल जाए। नंदनी रसोई से पानी का जग लेकर आ रही थी। उसने ये सब सुन लिया। वो अच्छी तरह समझ गई कि ये तंज उसी पर कसा जा रहा है। वो चुपचाप बैठक में आई, सबको पानी दिया और वहीं बैठ गई। उसने बहुत ही शालीनता से कमला जी की सहेली से पूछा, चाची जी एक बात बताइए, अगर आपके घर में बहू नौकरी करती हो, उसकी पूरी तनख्वाह घर के लोग रख लें और जब उसकी खुद की माँ बीमार हो जाए तो उसे इलाज के पैसे मांगने पर ताने सुनने पड़े, तो क्या आप उसे सही मानेंगी? पड़ोस की महिला ने चौंक कर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं बहू, ये तो सरासर गलत है। बहू की कमाई पर उसका और उसके माता पिता का भी हक है। नंदनी ने मुस्कुराकर कमला जी की तरफ देखा। बस चाची जी, यही बात मेरी सासू माँ को समझ नहीं आ रही है। मैंने घर की जिम्मेदारी से हाथ नहीं खींचा है, बस अपनी कमाई पर अपना हक जताया है ताकि कल को किसी ज़रूरत के समय मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। कमला जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मेहमान भी समझ गए कि घर का अंदरूनी मामला क्या है और उन्होंने तुरंत बात बदल दी। शाम को जब सब मेहमान चले गए तो गोपाल जी और दोनों बेटों ने बड़ी बहू पूजा को बैठक में बुलाया। उन्होंने कहा, आज जो नंदनी ने कहा उसने मेरी आंखें खोल दी। तुम घर की बड़ी बहू हो पूजा, तुम्हें तो नंदनी का साथ देना चाहिए था। क्या तुमने कभी सोचा कि नंदनी इस घर और ऑफिस के लिए सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करती है? जेठ जी ने भी अपनी पत्नी को टोकते हुए कहा, हाँ पूजा, नंदनी की वजह से अब तक हम बेफिक्र थे, लेकिन अब हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मैं अपने बिजनेस में ज़्यादा मेहनत करूँगा और अपनी फिजूल खर्ची कम करूँगा। हम किसी औरत की कमाई पर पूरा घर चलाने की उम्मीद नहीं रख सकते। रोहित को भी अपनी गलती का दोबारा एहसास हुआ। वो नंदनी के पास गया और बोला, नंदनी, मुझे माफ़ कर दो। आज जब तुमने सबके सामने इतनी समझदारी से अपनी बात रखी तो मुझे गर्व हुआ कि तुम मेरी पत्नी हो। इस घर में सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। उस रात नंदनी जब सोने गई तो उसने अपनी डायरी में लिखा कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। जब आप गलत के आगे झुकना बंद कर देते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपके सामने संभल कर चलने लगती है। अब नंदनी के घर में एक नया नियम बन चुका था। हर महीने की 5 तारीख को बजट की बैठक होती थी, जहां फरमाइशें नहीं होती बल्कि सब मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय करते थे। आखिरकार नंदनी को उस घर में अपनी पहचान, हक और अहमियत तीनों मिल चुके थे। दोस्तों, रिश्ते किसी एक इंसान के त्याग पर नहीं बल्कि सबकी बराबर की जिम्मेदारी और सम्मान पर टिके होते हैं। जो व्यक्ति परिवार के लिए अपना सब कुछ देता है, उसे अधिकार और सम्मान देना भी उतना ही ज़रूरी है। आत्मसम्मान से लिया गया सही फैसला केवल इंसान की नहीं बल्कि पूरे परिवार की सोच बदल सकता है। तो दोस्तों, क्या नंदनी का अपने मायके में मदद करना सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।